हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकें। ठीक है, और अभी नया साल शुरू हुआ है, तो गाइस अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो आज की गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे ऑल अबाउट कोविड-19 ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट। ठीक है, देखिए गाइज, आजकल क्या हो रहा है, आपने दिसंबर से ही आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कि कोविड के केसेस राइज हो रहे हैं। ठीक है, और इसने बड़ी तबाही मचाई हुई है इसमें चाइना में, क्योंकि देखिए सबसे पहले चाइना में ही कोविड का जो जन्म हुआ था। चाइना को ही वहाँ से, वुहान से वो सर्कुलेट हुआ था वायरस। और गाइज आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि गाइज चाइना में ही, मतलब बहुत सारे, अब देखो चाइना में ही लॉकडाउन लग गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देख सकते हो चाइना में ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, म्यूटेशन वगैरह, वेरिएंट वगैरह। तो आज की गाइज इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कि कोविड-19 BF7 वेरिएंट के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, उसमें म्यूटेशन क्यों हो रही है। ठीक है, मेन कारण क्या है म्यूटेशन का, और म्यूटेशन को समझेंगे हम। और भी बहुत सारी कोर कंसेप्ट में इसमें आपको समझाऊंगा कि कोरोना वायरस में ही इतनी ज़्यादा म्यूटेशन क्यों हो रहे हैं, किसी और वायरस में क्यों नहीं होता। वायरस तो और भी है भाई, HIV भी है, इबोला भी आया था पीछे। ठीक है, उसमें इतनी म्यूटेशंस क्यों नहीं हुई। ठीक है, उसके इतने वेरिएंट्स क्यों नहीं आए। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो आप सभी को 2000 न्यू टू दिस चैनल, 2000 न्यू टू दिस वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइज, माई सेल्फ चेतन प्रकाश, एंड I am passed out from PGI in Chandigarh, and you know very well, my, if you are my subscriber, you are well known, well, मतलब आप सभी को पता ही होगा मेरे बारे में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, आप ये लेक्चर कौन कौन देख सकता है पहले ये बताऊं मैं। ठीक है, तो ये लेक्चर देखो कोई भी देख सकता है वैसे तो। ठीक है, किसी के लिए भी कोई यूट्यूब पे किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं ये लेक्चर गाइज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि किसी मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, लाइक नीट की। ठीक है, पैरामेडिकल की एंट्रेंस की। ठीक है, LT लैब टेक्नीशियन की एंट्रेंस की, और भी बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं, लाइक नर्सिंग के, नर्सिंग ऑफिसर का एंट्रेंस की। ठीक है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके एंट्रेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो लेक्चर, ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं कोविड-19 BF7 की सारी की सारी यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारी आपको यहाँ पर इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा गाइस, देखो कोविड के बारे में तो लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, क्योंकि कोविड बिल्कुल ही कॉमन सा हो गया कि, और न्यूज़ चैनल्स इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। न्यूज़ चैनल का काफ़ी अच्छा रोल है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करने में। ठीक है, तो देखो कोविड के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन आपको बता दूंगा इससे पहले इतना लंबा पेंडेमिक, ठीक है, इतना लंबा पेंडेमिक आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आज से पहले सिर्फ एक ही इतना लंबा पेंडेमिक चला है, वो था स्पेनिश फ्लू चला था। ठीक है, स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में 1920 तक चला था ये स्पेनिश फ्लू। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक इमेज भी लगाई है। 1918 से लेकर 1920 तक काफ़ी लोग मारे गए थे गाइज, और ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण फैला था। ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, जो कि H1N1, आपको पता ही होगा, पीछे स्वाइन फ्लू आया था। ठीक है, उसका वायरस का भी देख सकते हो कुछ ऐसा ही नाम था, H1N, मतलब ये गाइज H और N यहाँ पर क्या मतलब है, देखो ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और तो सारी चीज़ें पता ही है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें, अब देखो कोविड-19 में कोविड का मतलब वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो H1N1 कई बार यही पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, व्हाट डू मीन बाय H1N1। तो H1N1 देखो गाइज वायरस का एक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, मैं आपको दिखा दूँ आगे है। ठीक है, वायरस का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर ना कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, कुछ लाइक स्पाइक्स प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ये रेड रेड आप देख रहे हो, इनको स्पाइक्स प्रोटीन बोलते हैं। तो ये H1N1, H स्टैंड्स फॉर द हीम एग्लूटिनिन। ठीक है, हीम एग्लूटिनिन, और N स्टैंड्स फॉर द न्यूरामिनिडेज। ठीक है, न्यूरामिनिडेज। तो ये इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, बेहतर होगा आप जाकर इंटरनेट पर या कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, बुक्स में भी ये लिखा हुआ है H1N1। तो ये स्पेनिश फ्लू थी गाइज, जो कि 1918 से लेकर 1920 तक पेंडेमिक रही थी। लेकिन कोरोना पेंडेमिक इससे भी ज़्यादा हो गया भाई। सबसे पहले देखो कोरोना का केस कब आया था, 2019 में आया था ना, उसके बाद लॉकडाउन लगा था। तो 2019 में पहला केस आया था, और आज देखो 2023 आ चुका है गाइज। इतना लंबा पेंडेमिक, बहुत, मतलब मुझे लगता है कोरोना वायरस, कोविड-19 का पेंडेमिक है जो सबसे ज़्यादा लंबा चल रहा है इस टाइम। ठीक है,
कोविड-19 पेंडेमिक। अगर इसके अलावा और भी कुछ आप जानते हो कि इसके अलावा कोई और पेंडेमिक भी हुआ था इन्फ्लुएंजा से पहले, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उससे सभी की नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो, वैसे तो मैंने कोविड से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है, कि कोविड-19 के सारे वेरिएंट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा, चैनल पर सर्च कीजिएगा ऑल वेरिएंट्स कोविड-19 एक्सप्लेन्ड बाय चेतन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल कोविड-19 के ऑल वेरिएंट्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की हुई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो गाइज। और तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। और मंकी पॉक्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, कंप्लीट वीडियो मंकी पॉक्स के बारे में, कि क्या सिम्टम्स, क्योंकि उस टाइम देखो पीछे मैंने ये वीडियो बनाई थी तो उस टाइम मंकी पॉक्स फैल रहा था, ठीक है, ट्रेंडिंग में था। अब बात करते हैं गाइज कोविड-19 के ओमिक्रॉन BF.7 के बारे में। देखो, आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको इन डेप्थ नॉलेज पता होनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है। ओमिक्रॉन BF.7 गाइज जी एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, BA.5.2.1.7। ये गाइज एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन BA.5 का, ठीक है। BF.7 एक सब वेरिएंट है, यानी कि एक तरह से एक सब क्लास, या मतलब इसके अंदर ही है, ये सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन BA.5 का, ठीक है। ड्यूरिंग म्यूटेशन वायरस ब्रांचेज, देखो म्यूटेशन होती है, ठीक है, म्यूटेशन मतलब DNA या आर, देखो जेनेटिक मटेरियल आप सबको पता ही होगा क्या होता है, DNA होता है या RNA होता है, ठीक है। अब देखो RNA क्या होता है, मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर गाइज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। तो DNA मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है और RNA मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो RNA में म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसमें एक स्ट्रैंड होता है, ठीक है, तो उसमें म्यूटेशन होने के ज़्यादा चांसेस है। और आप सभी को बता दूं, जो कोविड-19 है गाइज, मैं आगे मैंने एक स्लाइड में मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। जो कोविड-19 है, देखो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कोविड-19 इज ए नॉन सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है भाई इसमें, तो इसमें म्यूटेशन के चांस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो म्यूटेशन जब होती है किसी भी वायरस में, तो वो लीनिएज सब लीनिएज में हम जो एपिडेमियोलॉजी होती है उसमें हम लीनियज सब लीनियज ऐसे उनमें डिवाइड कर देते हैं वायरसेस को, म्यूटेशन जब होती है, ठीक है। द न्यूली डिस्कवर्ड BF.7 ये सब लीनियज है BA.1.5 की, ठीक है, BA.5 की ये सब लीनियज है BF.7, ठीक है। तो ये लीनियज सब लीनियज इनके बारे में आप ज़्यादा पढ़ सकते हो इंटरनेट पर, अगर आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो। नहीं तो अब याद रखो बस सीधा कि जो BA.7 है, ये इट इज़ ए सब लीनियज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.5, ठीक है। तो ये ओमिक्रॉन BF.5 का मतलब सब लीनियज है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आप देखो म्यूटेशन, वाई म्यूटेशन अकर, अब देखो सिंपल सा सवाल है यार, कि हम में क्यों नहीं होती म्यूटेशन, या किसी और वायरस में क्यों नहीं होती म्यूटेशन। तो म्यूटेशन गाइस देखो होती तो सब में है, म्यूटेशन ऐसी नहीं है कि आपको दिख रहा है कि म्यूटेशन हो रही है, ठीक है, म्यूटेशन चलती रहती है। वो देखो, अगर आपने +2 मेडिकल से किया है तो आपने जो आपका चैप्टर है इवोल्यूशन वाला, तो उसमें एक चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट का जिक्र आता है। गाइस चार्ल्स डार्विन जो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, बहुत ही ये एक्चुअली ये एक नेचुरलिस्ट थे, ठीक है, जो प्रकृति के बारे में वो सारी चीज़ें ये मतलब बायोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने ना एक स्टेटमेंट दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब देखो इस लाइन का मतलब गाइज, इस धरती के हर एक जीव के, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो ये हर चीज़, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगाई हो, हर चीज़ पे ये वीडियो ये जो इसकी स्टेटमेंट है ये लागू होती है, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि भाई देखो, आप सभी को पता ही होगा भाई, कौन है जो अपने आप को ये चाहेगा कि मैं मर जाऊं, कोई नहीं होगा ना, कोई भी नहीं चाहेगा। तो ऐसे वायरस भी चाहता है कि भाई क्यों मरे वो मतलब वो जिंदा रहने के लिए फाइट करेगा, सर्वाइवल के लिए वो। और गाइज आपसे इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, सबसे ज़्यादा अडेप्ट कर लेगा एनवायरनमेंट को, वही सर्वाइव करेगा भाई, वही अपनी प्रोजेनी, वही अपने बच्चे पैदा करेगा। अब ह्यूमन से ही समझ के देखो ना, जो जिसके पास अच्छा पैसा होगा, जिसके पास घर होगा अपना, जिसके पास वो सारी चीज़ें होगी, तो वही सर्वाइव कर पाएगा ना, ठीक है, और वही फिर अपना परिवार आगे बढ़ा पाएगा, अपनी जनरेशन आगे बढ़ा पाएगा। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये रूल हर चीज़ के ऊपर लागू होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो डार्विन साहब ने ना बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, देखो पढ़ के देखो, इट इज़ नॉट द स्ट्रोंगेस्ट स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉट द इंटेलिजेंट, यानी कि
किसी स्पीशीज़ का सर्वाइवल के लिए स्ट्रांग होना मायने नहीं रखता, ना कि इंटेलिजेंट मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि वो जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, उसके खिलाफ कितना रिस्पॉन्सिव है, यानी कि उसके खिलाफ क्या रिस्पॉन्स है उसका। अगर उसने उस एनवायरनमेंट को, उस स्ट्रेस को झेल लिया, तो वो सर्वाइव कर जाएगा, वो अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ा पाएगा। अगर उसने नहीं झेला तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द म्यूटेशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो म्यूटेशन का मतलब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। म्यूटेशन होता है गाइस चेंज, ठीक है। चेंज इन डीएनए और आरएनए। आरएनए भी देखो पॉलीमर है, डीएनए और आरएनए। तो जब उसमें कुछ कट लग जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, तो उससे सारे के सारी प्रोटीन की सीक्वेंस चेंज हो जाती है, और हमारी बॉडी चलती ही प्रोटीन पे है गाइस, ठीक है। तो ये म्यूटेशन थी, और सिंपल वर्डों में मैंने आपको समझा दी। फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो समझने में, तो आप दोबारा इसको वीडियो को देख सकते हो, या सिंपल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं किसी और तरीके से समझा दूंगा। अब म्यूटेशन क्यों होती है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कोरोना वायरस में ही इतनी ज़्यादा म्यूटेशन क्यों हो रही है, किसी और वायरस में क्यों नहीं हो रही। देखो म्यूटेशन हो रही है सभी में, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा। वो पता कब लगेगा, जब उसके इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। मान लो मेरे अंदर म्यूटेशन होगी, कि कोई भी म्यूटेशन होगी, तो वो कैसे पता लगेगी, जब मेरा बिहेवियर चेंज होगा, ठीक है, जब मेरी कोई बॉडी में फिनोटिपिक चेंज आएंगे, ठीक है। तो उसी से म्यूटेशन का पता लगेगा, और म्यूटेशन के बारे में अब ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कोरोना वायरस में जैसे कि मैंने बताया, नॉन सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर पॉजिटिव सेंस आरएनए। आप देखो भाई, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इसका मतलब समझाओ सर, कुछ समझ नहीं आया। देखो मतलब बिल्कुल ही आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाऊंगा। देखो कोरोना वायरस है ना, वायरस है पहली बात तो, ठीक है। उसमें जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो कोरोना वायरस में डीएनए नहीं है, इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए भी कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, ना कि डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड में भी कौन सा है, पॉजिटिव सेंस आरएनए। अब ये पॉजिटिव सेंस क्या होता है सर, नेगेटिव सेंस क्या होता है सर, एक बार बताओगे थोड़ा डीप में। जी हाँ बिल्कुल बताऊंगा। पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस में आपको डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। यह मैंने कर लिया जूम, और यह मैंने यहाँ पर एक पिक लगाई है पॉजिटिव सेंस की और नेगेटिव सेंस की। देखो पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस क्या क्या मतलब है। देखो पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है, वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वुड जेनेटिक मटेरियल इज ए वायरल एमआरएनए दैट एनकोड फॉर प्रोटीन। देखो पॉजिटिव सेंस ऐसा एमआरएनए होता है किसी भी वायरस का, मतलब ऐसा मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल एमआरएनए, और जो एमआरएनए प्रोटीन के लिए एनकोड करें, ठीक है, प्रोटीन के लिए एनकोड करें, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव सेंस। और नेगेटिव सेंस इसके विपरीत नेगेटिव सेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंस होता है गाइज, देखो पॉजिटिव सेंस मैं आपको कैसे बताऊं यार, मेरे पास पेन भी नहीं है, पता नहीं अब कैसे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक पेन है, रेड पेन है। पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है कि कोई भी वायरस है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, वो एज इट इज़, जैसे कि एमआरएनए क्या करता है, आगे जाके फर्दर प्रोटीन बनाता है। तो उसके अंदर, उस वायरस के अंदर ना ऐसा एमआरएनए है जो कि डायरेक्टली प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोटीन बनाएगा, जैसे कि ये मान लो ये एमआरएनए है और ये डायरेक्टली प्रोटीन बनाता है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंस। अगर इस एमआरएनए ने दोबारा, यानी कि देखो इसमें लिखा भी हुआ है, देखो मैं आपको बता दूं, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस इज ए टाइप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस whose जेनेटिक मटेरियल इज ए एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ। देखिए पॉजिटिव सेंस में डायरेक्ट प्रोटीन बना देगा, नेगेटिव सेंस में क्या करेगा, इसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा गाइस, नेगेटिव सेंस से पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। इस वायरस के डीएनए को, सॉरी इस वायरस के आरएनए को पहले नेगेटिव सेंस से पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। पॉजिटिव सेंस की जो आपकी जो आपने अगर पढ़ा हो डीएनए में, आरएनए में एक वो होती है 5' to 3' जैसे कि वो पोजीशन होती है। तो जो पॉजिटिव सेंस आरएनए है वो 5' to 3' होता है गाइज, और जो नेगेटिव सेंस आरएनए होता है वो होता है 3' to 5'। तो इसको 3' to 5' के बाद इसको चेंज होना पड़ेगा 5' to 3' में प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन हमेशा 3' to 5' यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए जो आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशन होता है, जो प्रोटीन बनाने की प्रोसीजर होती है, जो राइबोसोम में एमआरएनए के ऊपर टीआरएनए आता है, वो सारा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए गाइज, ठीक है। तो उसके बाद जो नेगेटिव सेंस 3' to 5' आरएनए में, उसको पहले चेंज होना पड़ेगा गाइज, ठीक है। इसलिए इसको
एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोला जाता है। जो नेगेटिव सेंस mRNA होता है इसको एंटीसेंस भी बोला जाता है, क्योंकि एंटीसेंस फिर सेंस स्ट्रैंड में चेंज होगा और उसके बाद वो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और जो mRNA दैट कैन बी रीडली ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, यानी कि डायरेक्टली वो प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। तो उसको टाइम कम लग रहा है क्योंकि डायरेक्टली प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। तो उसको टाइम कम लगेगा, तो वो डायरेक्टली अगर मान लो कोई म्यूटेशन होगी इसमें वायरस में, ठीक है, वायरस में कोई म्यूटेशन होगी तो वो डायरेक्टली एकदम से म्यूटेशन प्रोटीन बनाएगा और वो एकदम से चेंज हो जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव सेंस होता है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको पहले क्या करना पड़ेगा, mRNA को अपने कॉम्प्लीमेंट्री mRNA में चेंज होना पड़ेगा पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। उसके बाद देखो नीड नॉट टू बी ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है। इसको ट्रांसक्राइब यानी कि ट्रांसक्राइब होने की ज़रूरत नहीं है पॉजिटिव सेंस, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव सेंस है। और नेगेटिव सेंस को पॉजिटिव सेंस में ट्रांसक्राइब होने की ज़रूरत है बिफोर ट्रांसलेशन, बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस। और देखो इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है जो पॉजिटिव सेंस होता है इट डोंट रिक्वायर RNA पॉलीमरेज, ठीक है। RNA पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं इसको, क्योंकि इसको तो भाई चेंज होना ही नहीं है, इसको तो डायरेक्ट प्रोटीन बनाने हैं। लेकिन जो नेगेटिव सेंस है गाइज, इसको RNA पॉलीमरेज की जरूरत है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, क्योंकि इसको ट्रांसक्रिप्शन इसको पॉजिटिव सेंस में चेंज होना है, ठीक है। इसको पॉजिटिव सेंस में चेंज होना है तो इसको RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है जो पॉजिटिव सेंस जो RNA है इट रेप्लिकेट्स वाया ए डबल स्ट्रैंडेड RNA इंटरमीडिएट, ठीक है। ये तो डबल स्टैंडर्ड RNA इंटरमीडिएट के थ्रू ये रेप्लिकेट करता है। और जो रेप्लिकेशन होता है जो इसका नेगेटिव सेंस का ये होता है रेप्लिकेशन आकर विद द एड ऑफ RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। अब देखो गाइज काफ़ी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। अब आगे है इसका मोड सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, पॉजिटिव सेंस RNA के एग्जाम्पल बताओ भाई, नेगेटिव सेंस RNA के एग्जाम्पल बताओ। तो सर जी पॉजिटिव सेंस RNA के जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं पॉजिटिव सेंस के, एक तो कोरोना वायरस ही हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर कंपटीशन में आप हो तो आपको पता होना चाहिए पोलियो वायरस में भी पॉजिटिव सेंस होता है, इको वायरस में भी पॉजिटिव सेंस होता है, कोक्साकी वायरस में भी पॉजिटिव सेंस होता है। अब ये कोक्साकी वायरस का क्या भाई लेन देन है, यहाँ क्या क्या जिक्र है यहाँ पर। कोक्साकी वायरस आपने पीछे सी आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, चंडीगढ़ में एक बीमारी फैली थी बच्चों में, ठीक है। कोक्साकी वायरस के कारण ही वो मतलब हुआ था, ठीक है। उसके अलावा देखो इबोला वायरस, रेबीज़ वायरस, मम्प्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, इनमें सभी में क्या होता है नेगेटिव सेंस RNA पाया जाता है, ठीक है। तो ये गाइज पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब आपको समझ आ गया कि पॉजिटिव सेंस में म्यूटेशन होने के कारण वो जल्दी से अपने आप को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस होने के कारण वो ज़्यादा ससेप्टिबल है म्यूटेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, अब देखो BF.7 है ना, इसमें पहले आपको पता होना चाहिए इसमें म्यूटेशन कौन सी हुई है। तो गाइज इसमें जो म्यूटेशन हुई है वो हुई है R3467, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा यार, इसके लिए कोई निमोनिक नहीं है। ये गाइज स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुई है। अब ये पूछोगे कि सर स्पाइक प्रोटीन क्या होते हैं। अब स्पाइक प्रोटीन के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ मैं, ये मैंने कर लिया जूम। तो स्पाइक प्रोटीन देखो, आपको यहाँ पर कोरोना वायरस का एक डायग्राम यहाँ पर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसमें कई टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं गाइस, ठीक है। ये एक स्फेरिकल वायरस है, देख सकते हो। इसमें कई टाइप के प्रोटीन आप देख रहे होगे, यहाँ पर एनवेलप प्रोटीन देख रहे होगे आप, ठीक है। यहाँ पर आप स्पाइक प्रोटीन देख रहे होगे, एस न्यूक्लियोकैप्सिड देख रहे होगे जिसमें न्यूक्लियर इसका जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद यहाँ पर मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन देख रहे होगे। तो जो ये स्पाइक प्रोटीन है गाइस, इनमें म्यूटेशन हुई है, ठीक है। इनमें म्यूटेशन हुई है और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जो वैक्सीन बनाई जा रही है, जो प्रीवियसली वैक्सीन बनी है कोविड की, वो स्पाइक प्रोटीन, कई तो ऐसे भी है जिसको हम सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं। सब यूनिट वैक्सीन ये स्पाइक प्रोटीन को देख के ही बनाई गई है, ठीक है। तो ये गाइज स्पाइक प्रोटीन में इसकी चेंजेज हुए हैं, इसके कारण ये जो ये म्यूटेशन है, दिस म्यूटेशन आल्सो सीन इन द B.7 पेरेंट वेरिएंट, यानी कि जो इसका जो BF7 का जो पेरेंट वेरिएंट है BA.5, इसमें भी ये देखी गई है। और दिस इज लिंक्ड विद द इन्हांसिंग कैपेसिटी ऑफ वायरस टू एस्केप न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जनरेटेड बाय वैक्सीन और प्रीवियस। ये देखो हम सभी ने वैक्सीनेशन करवाई है,
ठीक है, सभी ने करवाई होगी, अगर नहीं करवाई तो ज़रूर करवाइएगा आप कोविड की, ठीक है, फ्री में ही लगी है। तो सभी ने वैक्सीनेशन करवाई है। वैक्सीनेशन के कारण हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हैं, जो कि ताकि अगर हमें कोरोना वायरस का अटैक होगा तो हमारी बॉडी आराम से उस चीज़ को कंपनसेट कर लेगी, यानी कि फाइट कर लेगी। तो जो ये BF7 पेरेंट में जो ये म्यूटेशन हुई है ना, ये म्यूटेशन इतनी खतरनाक है, ऐसा कहा जा रहा है कि उन एंटीबॉडीज़ का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। यानी कि जो एंटीबॉडी, यानी कि जो हमने वैक्सीन ली है वो जो ये न्यू वेरिएंट है उसके खिलाफ काम नहीं कर रही है, ठीक है। यानी कि जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जनरेट हुई है वैक्सीन से, उसके खिलाफ ये काम ही नहीं कर रही है, उसको एस्केप कर रही है। तो इसलिए इसको ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, इसलिए न्यूज़ चैनल इसको इतना ज़्यादा खतरनाक बता रहे हैं। इसके पीछे मेन कारण यही है गाइज, कि ये जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जनरेट किया है वैक्सीन ने प्रीवियसली, आपने कोई भी लगवाया हो, कोवैक्सीन लगवाया हो, कोविशील्ड लगवाया हो, तो वो उसके खिलाफ काम ही नहीं कर रही है, इसलिए ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है लोगों में, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा, अब तक अगर समझ आ गए हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना यार, प्लीज़ प्लीज़, आपको हाथ जोड़ कर विनती है। क्योंकि देखो ये न्यूज़ बहुत सारी सर्कुलेट हो रही है इस टाइम सोशल मीडिया में, और मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने। उसके बाद आप बारी आती है कि जो कोविड-19 ओमिक्रॉन का ये BF.7 है, सर जी इसके क्या क्या स्पेशल फीचर हैं जो हमें पता होने चाहिए एज ए मेडिकल स्टूडेंट। तो आपको एज ए मेडिकल स्टूडेंट सभी को पता होना चाहिए कि इसका जो इन्फेक्शन करने का रेट है वो स्ट्रॉन्ग है, पहले की भांति जो कोविड-19 के पहले वेरिएंट हुए हैं उनके भांति इसका जो इन्फेक्शन करने की जो दर है वो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फेक्शन एबिलिटी है। और जो वो मैंने बता दी क्यों है, क्योंकि कोई एंटीबॉडी काम ही नहीं कर रही, शॉर्ट इनक्यूबेशन टाइम है और हाई एबिलिटी टू क्यूज री इन्फेक्शन, यानी कि जिसके अंदर एक बार कोविड-19 का जो इन्फेक्शन हो गया कि उसको दोबारा भी हो सकता है। तो यानी कि हाई एबिलिटी है री इन्फेक्शन कोज करने की, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा बात यह है कि जो BF.7 है, इट इज़ टू बी बिलीव्ड टू हैव RO और बेसिक रिप्रोडक्शन ऑफ 10 to 18.6, यानी कि इसका जो RO वैल्यू है इसकी, वो है गाइज इसकी 10 से लेकर 18.6। इसका मतलब यानी कि ये अगर एक वायरस एक बंदे को हो जाता है तो वो और 10 पीपलों को और 18 लोगों को वो इन्फेक्ट करेगा। अब RO के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करते हैं कि RO का मतलब क्या होता है सर। एक्चुअली ये मैंने वैसे तो बता दिया कि आपको अगर एक पे आदमी कोई इन्फेक्ट हो गया, आगे वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा उसको बोलते हैं RO वैल्यू। तो RO के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है। what do you mean by RO? RO represents the average number of new infection generated by an infectious person। एक इन्फेक्शियस पर्सन है, उसके उसके द्वारा कितने न्यू इन्फेक्शन जनरेट करता है वो उसको बोलते हैं RO वैल्यू। अगर RO वैल्यू गाइज ये एपिडेमियोलॉजी का कंसेप्ट आपका, ठीक है। जो एपिडेमियोलॉजी होती है कम्युनिटी मेडिसिन में, आप लोग एपिडेमियोलॉजी पढ़ते होगे, तो एपिडेमियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये। जो RO वैल्यू अगर एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब इन्फेक्शियस पीपल इज लाइकली टू, यानी कि इन्फेक्शन इंक्रीज होगा अगर RO वैल्यू एक से ज़्यादा। अगर RO वैल्यू एक से कम है, इट मीन्स ट्रांसमिशन इज लाइकली टू डिक्लाइन एंड द पैथोजन विल बिकम एंडेमिक। यानी कि RO वैल्यू अगर कम है किसी का तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उसके ये इंडिकेट करता है कि जो ट्रांसमिशन है वो डिक्लाइन करेगा और पैथोजन एंडेमिक हो जाएगा और उसके बाद वो ज़्यादा इन्फेक्शन कोज नहीं करेगा। तो ये RO वैल्यू है गाइस, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि कोविड-19 BF.7 के केस में जो RO वैल्यू है वो आपकी 10 to 18.6 है। अब बात कर रहे थे हम जैसे कि सिम्टम्स की बात करें तो सर जी सिम्टम्स बताओ BF.7 के। तो सिम्टम्स तो भाई सेम ही है, ठीक है। लाइक ओमिक्रॉन के जो पहले वेरिएंट्स आए हैं, ठीक है, लाइक फीवर, कफ, सोर थ्रोट, रनी नोज, फटीग एटसेट्रा। वो जो आपने आजकल तो देखो सभी को वायरोलॉजी में इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि देखो यार इतने ज़्यादा कोविड-19 इतना ज़्यादा लंबा खिंच गया पैंडेमिक ये, ठीक है। तो ए माइनॉरिटी, सच में यार वायरोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ए माइनॉरिटी ऑफ पीपल कैन आल्सो एक्सपीरियंस GIT सिम्टम्स लाइक वोमिटिंग एंड डायरिया। और ये गाइस सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है कि जो कुछ पीपल में क्या हो रहा है, वोमिटिंग और डायरिया जैसी सिम्टम भी देखने को मिल रहे हैं। ये ओमिक्रॉन BF.7 का थोड़ा सा मतलब एक तरह से कुछ हटके है ये, ठीक है। कुछ लोगों में दिख रहा है ये, ठीक है, कुछ लोगों में ही। और आपको पता ही होगा जो इससे पहले जो वेरिएंट आए हैं, आप सभी ने उसकी वीडियो अगर नहीं देखी है मेरी तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और एक ऐसी रिसेंट स्टडी तो ये भी कहती है गाइज कि जो BF.7 जो ट्रिपल वैक्सीनेटेड पीपल है
हेल्थ केयर वर्कर है, पेशेंट जो कि पहले ओमिक्रॉन BA.1 से और BA.5 से जो मतलब वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और जिनमें कोरोना का हो चुका है, तो उनमें भी BF.7 इन्फेक्शन कर रहा है। वो इन्फेक्शन क्यों कर रहा है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि दीज आर इट इज़ रेजिस्टेंट टू न्यूट्रलाइजेशन एंड ड्यू टू म्यूटेशन इन R3, 4, 6, 7 म्यूटेशन के कारण वो उसके कारण न्यूट्रलाइजेशन जो एंटीबॉडीज़ का है वो काम नहीं कर रहा है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर इसको ज़्यादा इतना जोर दिया जा रहा है कि BF.7 इतना ज़्यादा खतरनाक है। अब सर जी इतना कुछ हो गया तो प्लीज़ ये भी बता दीजिए कि अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन कैसे करें। तो देखो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए वही 4 मेजर सेम ही रहेंगे। मास्क पहन के रखना आपको, ठीक है। क्राउडेड प्लेस में जब जाना है, वैक्सीनेशन करवा लेनी है आपने टाइमली। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया तो ज़रूर लीजिएगा। और टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन में वही है कि घर से बाहर कम निकलो, क्राउडेड प्लेस पे कम जाओ और अपना हाथ वगैरह सैनिटाइज करते रहो। और बाकी यही है कि अगर आपको थोड़ा सिम्टम लगे खांसी के जुकाम के तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो ये आज की वीडियो थी गाइज, आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। ये काफ़ी हमारा सेशन काफ़ी लंबा खींच गया, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी नॉलेज बूस्ट हो सके। एंड अगर आप नए हो इस चैनल पर तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग द PGI, रिगार्डिंग एनी हर चीज़ पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ इस पर, ठीक है। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हम आपकी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू यार, ठीक है। तो ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, चेतन_कांडे_। तो इसको आप जाकर फॉलो कर लीजिए अगर आपको फर्दर अपडेट्स रहना है मेरे से, ठीक है। अपडेटेड रहना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हो, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा पेज है फेसबुक का, इस पे भी हमारी अच्छी ग्रोथ चल रही है लेकिन फॉलोवर्स थोड़े कम दिख रहे हैं आजकल। तो आप जाकर इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर फेसबुक यूज़ करते हो तो इसको लाइक कीजिएगा। और इसका जो PDF है, जो ये सेशन हुआ आपका, ये सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं, इसका जो PDF है मैंने वो फेसबुक पर डाल दिया है। तो आप जाकर फेसबुक पेज पर चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका जो PDF फेसबुक पर डाल दिया गया है तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम के चैनल पर अगर आप नहीं हो, टेलीग्राम ऐप अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा और जाकर चेतन को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चेतन प्रकाश 46 दिस इज़ माई ID। क्योंकि टेलीग्राम का मेन मोटिव, टेलीग्राम का मेन पर्पज़ यही है कि आपस में आप लोग चैट कर सको। यानी कि कई बार मैं कोई इन्फॉर्मेशन देने में लेट हो जाऊँ तो बच्चे आपस में से वो चैट कर लेते हैं, तो इसका यही फ़ायदा है। और बाकी अगर मैं वीडियो बनाने में, जैसे पिछली बार मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, कहीं बाहर गया हुआ था, तो मैंने बता दिया था आपको कि आपका जो ऑन स्पॉट काउंसलिंग है BSc नर्सिंग की, वो मैंने इसमें डाल दिया था। उसके हालांकि उसके बाद मैंने वीडियो भी बना दी थी, लेकिन पहले मैंने इसमें मैसेज डाल दिया था टेलीग्राम में। तो यही फ़ायदा है गाइज, इससे थोड़ी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर मैं लेट हो जाऊँ वीडियो बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो टेलीग्राम पर भी आप मेरे को ढूंढ सकते हो। ट्विटर अगर आप चलाते हो तो मेरे को ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ माई ID चेतन_कांडे। तो दिस इज़ माई ट्विटर ID। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर अगर आप चलाते हो तो। और अगर भाई अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी यहाँ तक अगर आप वीडियो में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे और पास के बेल आइकन दबाओगे तभी तो मैं न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। आजकल तो सब्सक्राइब का बटन लाल से सफ़ेद हो गया है, अगर आपने अपडेट किया हो यूट्यूब को, ठीक है। तो सफ़ेद ही बटन को दबाना मत भूलना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द COVID-19 BF.7। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो देखनी है तो ये वीडियो भी देख लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अपने आप को सुरक्षित रखिए। थैंक यू वेरी मच। और प्रोटेक्शन प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच जी वीडियो में बने रहने के लिए।